आज हम बीए पार्ट सेकंड के पॉलिटिकल साइंस सेकंड भारतीय राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम होता है या अपने पाठ्यक्रम में जो पहला टॉपिक है वो है संविधान। तो इस संविधान का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ या संविधान कहते किसे हैं, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करें। संविधान वह व्यवस्था है वह जो किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित रूप में या विकसित रूप में एक दस्तावेज होता है। तो भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो संविधान कोई एक दिन से नहीं बनता है। संविधान एक सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। भारत में भी अभी हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट रूप से एक चीज सामने आती है कि हमारा जो संविधान है वो प्राचीन कालखंड में जो हमारा भारत था वो जगत गुरु था। तो विश्व की जितनी भी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, विश्व की जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसका उचित मार्गदर्शन भारत ही करता था। देखो या चाणक्य की आप व्यवस्था को देखो, प्रशासनिक व्यवस्था शुक्र की देखो, मनुस्मृति देखो, तो प्राचीन कालखंड में ऐसे कई स्थापित वैधानिक व्यवस्थाएं थी जिससे न केवल भारत की व्यवस्थाएं चलती थी बल्कि संपूर्ण विश्व की संवैधानिक व्यवस्थाएं चलती। लेकिन हमारे देश पर विदेशी आक्रामकों ने सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र करके हमारे जो मलेच्छ आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया और हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था, हमारी इस वैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया। उसके बाद में सतत धीरे धीरे जो विकास हुआ है जिसको हम भारत के संवैधानिक विकास, तो भारत का संवैधानिक विकास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे प्रारंभिक कालखंड जो था भारत की संवैधानिक व्यवस्था का, उसका किस प्रकार था। देखिए, सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। यह प्लासी का युद्ध भारत की वैधानिक व्यवस्था के नींव का पहला पत्थर बनता है। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों ही युद्धों का एक संवैधानिक परिणाम ये आता है कि यहां पर ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हमारे पे लागू हो जाती है। और उसी कालखंड में 1784 में एक आता है जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसे हमने क्या बोला? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो कंपनी थी, उस कंपनी का जो शासन था उसमें बंगाल में, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी व्यवस्था शुरू हो जाती है और यहीं पर कलकत्ता में भारत का सबसे पहले न्यायालय है वो भी प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात भारत के अंतर्गत एक नई व्यवस्था और प्रतिष्ठित होती है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1833 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है इसमें हमारी जो शासन व्यवस्था है वो द्विचरणों में विभक्त हो जाती है। एक ऐसी व्यवस्था जो केवल उस कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था होती है। विद्यार्थियों, दूसरी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो
प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप यहां पर शुरू हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तत्पश्चात 1853 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था को और व्यापारिक व्यवस्था को पृथक कर दिया जाता है और परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है कि भारत जो विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, वहां पर कंपनी का शासन काबिज हो जाता है और कंपनी यहां पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देती है, व्यापारिक दृष्टि से शोषण करना प्रारंभ कर देती है। दूसरा, तब क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। देखिए 1757 से लगा करके 1857 का जो कालखंड है, पूरा एक शताब्दी है, वो केवल इस संघर्ष में ही चली है और देखा जाए तो संवैधानिक विकास अभी तक इतना कुछ भी नहीं हो पाता है। 1857 क्रांति के बाद में यहां पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। कंपनी का जो शासन था, वो कंपनी का शासन सीधे सीधे कहां हस्तांतरित हो जाता है, ब्रिटिश में हस्तांतरित हो जाता है और यहां पर बनता है जिसको सबसे पहले बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये भारत शासन अधिनियम जो है ये 1858 में बनता है। इसमें कंपनी का शासन जो हस्तांतरित हो जाता है, लेकिन यहां पर भी हम देखें तो भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में या भारत में कोई संविधान बने या विधान बने, व्यवस्थित रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रतिष्ठित हो, ऐसा कोई आयाम यहां पर भी स्थापित नहीं होता है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें निश्चित रूप से भारत के लोगों को ऐसी अपेक्षा थी कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो, लेकिन व्यवस्था कुछ विकट हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पर अपन ने पहले ही चर्चा की है कि नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उस सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, वो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। A.O. ह्यूम सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी होते हैं, वो कांग्रेस की स्थापना तो इसलिए करते हैं कि ताकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, जो कंपनी से शासन व्यवस्था ब्रिटिश की शासन व्यवस्था में हस्तांतरित हो चुकी है, वो भारत के राजाओं पर राज करने में सफल होकर के और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। कांग्रेस इसलिए स्थापित की गई। लेकिन विद्यार्थियों क्या होता है, कांग्रेस फ्रैक्राटाइन का दैत्य साबित होती है। फ्रैक्राटाइन का दैत्य का तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसा समुद्री जीव होता है जो पैदा होते ही अपनी मां का भक्षण करता है। ठीक यहां पर यही चीज चरित्रार्थ होती है। कांग्रेस की स्थापना तो की गई थी कि ब्रिटिश के लोगों ने सोचा था, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ने सोचा था कि हम लंबे कालखंड तक भारत में शासन करेंगे और कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन का मंच बन जाता है। और उसी कालखंड में क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो प्रारंभ हो जाता है। भारत में स्वराज्य की स्थापना हो। यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात है, वास्तव में जनतंत्र या लोकतंत्र की जो पहल होती है वो यहीं से होती है और वह होती है 1895 में तिलक द्वारा जो स्वराज्य बिल लाया जाता है उसके द्वारा। तिलक यहाँ पर स्वराज्य बिल लेके आता है और कहता है कि भारत में स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य प्रतिष्ठित हो। उसके लिए उन्होंने कहा एक संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए। यहां पर कालांतर में जो 19वीं शताब्दी है उसका उत्तरार्ध हो जाता है। उस कालखंड में संवैधानिक विकास होना चाहिए, ऐसे नींव के पत्थर यहां प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
और जैसे ही 20वीं शताब्दी प्रारंभ होती है तो तीन काल है 1905, 1906 और 1907। ये तीनों ही नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ संवैधानिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अपन ने समझने की चेष्टा की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास साथ साथ चलता है। इनका जो अंतरंग संबंध है, सह संबंध है, वो गर्भनाथ का संबंध है। उनको हम विच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो यदि विच्छेद करते हैं तो उसका अध्ययन अधूरा रह जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण कालखंड हैं। क्यों होते हैं? बंगाल विभाजन के समय तिलक के द्वारा जो बात कही गई थी स्वराज्य की, वह बात प्रबलतापूर्वक आगे बढ़ती है और तिलक स्वराज्य की बात को इतना आगे बढ़ाता है कि हमारे देश के महाविद्यालय के स्कूल के छात्र हैं वो स्वदेशी के नाम पर आंदोलन करते हैं। बंग भंग, बंगाल विभाजन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार सूझबूझ के साथ फूट डालो और राज करो की नीति के साथ में सुनियोजित दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के समाज को जो सांप्रदायिक आधार पर बांटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम वो असुरक्षित है, कुछ लोगों को तैयार करके मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं जो कालांतर में जाकर के पाकिस्तान के निर्माण की बात होगा। तीसरी बात यहाँ पर हम देखें तो 1907 में जो सूरत विभाजन है ये भी राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से और संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था वहां पर क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो प्रखर राष्ट्रवाद के नरम दल के जो नेता थे उनके बीच में विवाद हो जाता है, यानी कि गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। जो गरम दल उग्र और प्रखर राजनीति की बात करते थे, तिलक जैसे जो लोग थे प्रखर राष्ट्रवाद में अपनी गहरी आस्था प्रकट करते हुए स्वराज्य की जो कल्पना करते थे, वो लोग अलग हो जाते हैं और ब्रिटिश शासन को एक दिव्य सोपान, ब्रिटिश शासन व्यवस्था हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है ऐसा कहने वाले कांग्रेस के अंदर भी आगे आ जाते हैं। गोखले और उसके जो अनुयायी हैं उनमें और तिलक और उनके अनुयायियों में स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाता है और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। कालांतर में जाकर के ये 1916 लखनऊ अधिवेशन जहाँ तिलक जो कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, वहां पर यहाँ पर ये एक हो जाता है। विद्यार्थियों, केवल अपन यहाँ पर केवल एक ही बात करेंगे, वो 1909 के अधिनियम की ही बात आज हो पाएगी। 1909 का जो अधिनियम बना, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 का, या उसको हम कह सकते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। इस मार्ले मिंटो अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1909 में सबसे पहले क्या होता है कि फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसमें अंग्रेज सफल हो जाते हैं और मुस्लिम लीग अलग से एक राजनीतिक दल बन जाता है और यहाँ पर प्रत्यक्षतः मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरक्षण होना चाहिए, यह बिल पास कर दिया जाए। यहाँ पर निश्चित रूप से द्वैत शासन व्यवस्था है जो यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण, भारत में लोकतंत्र की बहाली, भारत को स्वतंत्र करवाना, वो हम भटक जाते हैं। ये भटकाव जो आता है, ये भटकाव जानबूझ
करके ब्रिटिश लोग भारत में और राज करें इस उद्देश्य से देते हैं और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मार्लेमिंटो अधिनियम में सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाता है। और इस प्रकार हम कल जो पढ़ेंगे वो मॉन्टेस्क्यू चर्चफोर्ड वार्ता है और उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा करेंगे।